बिना रुकावट के हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय समास। मैम समास तो पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं। कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी को समास बहुत अच्छे से याद रहेगा। परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे लिखाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो, समास की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तब उसे समास कहते हैं, और उसे ही हम समस्त पद भी कहते हैं। और जब आप उस शब्द को विग्रह कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, तब वो बन जाता है समास विग्रह। ठीक है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप या फिर संक्षेप। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ठीक है। जैसे कि अभी देखिए, ये गंगा का जल, ये क्या है? समास विग्रह है। जब इसका हमने समास किया तो ये क्या बना? गंगा जल। इसी को हम क्या कहते हैं? समास या फिर समस्त पद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और जब आप इसको अलग अलग कर दोगे गंगा जल को, तो क्या बन जाएगा? गंगा का जल। ओके। अब देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये किसके बेस पर रहते हैं? 4 भेद पदों की प्रधानता पर। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तब आप लिखेंगे कि 4 होते हैं। ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आगे चल के तत्पुरुष समास में 2 समास और जुड़ते हैं। अब देखिए, समास की कुल संख्या कितनी होती है या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला हम था अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास और द्वंद्व, और यहाँ पर क्या था? बहुव्रीहि। तो ये तत्पुरुष समास के अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, वहीं से ये आए तो ये दो जुड़ जाते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो ऐसे इनकी संख्या 6 हो जाती है। क्लियर है। अब हम एक एक को जानेंगे कि हमें उसे याद कैसे रखना है। तो पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय रहेगा। अव्यय कौन से शब्द होते हैं? जिनमें लिंग, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से किसी भी रूप में उनका परिवर्तन नहीं होता, उन सब का, उसी को हम अव्यय बोलते हैं। और अव्यय को ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्लियर है इतना? ओके। तो अभी देखिए, इसके आगे इन्हीं को आप उपसर्ग भी कह सकते हो। जो ये पहले शब्द लगे हैं इन्हीं को आप उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ऐसे शब्द जिनमें की कोई चेंजेस ना हो, ठीक है, कोई चेंजेस ना हो, लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से कोई चेंजेस नहीं होते, तो यहाँ उन्हें अव्यय कहते हैं। फिर से वो प्रधान होते हैं। इंपॉर्टेंट उस शब्द में वही होते हैं, पहले वाले शब्द। जैसा कि उसमें अगर शब्द आप बना रहे हो तो उसमें 2 शब्द रहते हैं। ये पहला वाला शब्द और दूसरा शब्द, 2 शब्द मिलके आपके एक नए शब्द बनते हैं। जैसे इसमें है प्रति प्लस दिन, 2 शब्द है, ये दोनों मिलके एक शब्द बना। ठीक है। तो इसमें ये वाला जो शब्द रहेगा ना, पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अधिकतर ये वो शब्द क्या रहेंगे? अव्यय रहेंगे, उपसर्ग रहेंगे। अव्यय रहते हैं या फिर उपसर्ग रहते हैं, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? अविकारी, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है। तो और या तो उसमें क्या रहेगा? एक शब्द की पुनरावृत्ति रहेगी। जैसे दिनों दिन, ठीक है, ऐसे रातों रात, तो एक ही शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर इस तरह के शब्द रहेंगे, तो आपको ये पहचान में आ जाएंगे। तो मैंने आपसे आपसे क्या बताया कि पहला पद क्या रहेगा? अव्यय रहेगा। ठीक है। फिर वही आपका प्रधान रहता है। ठीक है।
और उसके बाद आप क्या उसमें क्या रहेगी, एक शब्द का या तो वो उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, उपसर्ग भी बोल सकते हो आप, और एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, ठीक है, या फिर इसे लिखे पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो ये है आपका इसका ट्रिक याद रखने का, ठीक है। अब देखो जैसे दिन का मतलब है, जन्म का मतलब है, हाथ का भी मतलब है, रूप का भी मतलब है, दिन, संभव, हर्ष। अब इसके आगे जो पहले ये शब्द लगे हैं ना, इसी को आप अव्यय बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और क्या बोलेंगे आप, अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। और ये ही प्रधान है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनको आप स्वतंत्र रूप से इनका यूज नहीं कर सकते। प्रति का मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं है, जब तक कि वो दिन शब्द के पहले ना लगे, तभी उसका अर्थ आता है कि हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर रोज। आ का कोई अर्थ नहीं जब तक कि वो जन्म से के पहले ना लगे, आ जन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। तो उसका यथा संभव, संभव का अर्थ है, लेकिन यथा सिंगल वर्ड का कोई अर्थ नहीं जब तक कि वो संभव के पहले ना लगे, समय संभव जैसा संभव हो, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारा दूसरा समास का भाग जो है तत्पुरुष। ये क्या रहता है, इसमें दूसरा पद क्या रहता है, छोटा होता है, या फिर दूसरा पद यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है, वो प्रधान रहता है, और पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है। तो दूसरा पद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान रहता है, और पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप रहता है, कारक चिन्हों का, देखो चिन्ह ऐसे लिखते हैं, चिन्ह का लोप रहता है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे राजकुमार है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुमार, पुत्र, प्राप्त, पूर्ण, शाला। लेकिन इसके और दोनों पद के बीच में कौन सा वाचक शब्द है, कौन सा कारक चिन्ह छुपा है, तो वो है का, को, ठीक है। से, के लिए, से, का, के लिए, ये सारे क्या है, कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को ही क्या बोलते हैं हम, परसर्ग भी बोलते हैं। कारक चिन्ह बोलिए या फिर परसर्ग बोलिए, ठीक है, या फिर आप इसे विभक्ति बोलिए, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। तो राजकुमार का क्या हो गया, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। फिर राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये वाले कारक चिन्हों का यहाँ पर क्या रहेगा, छुपे हुए रहेंगे, लोप मतलब कि छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद किसमें, आपका कर्ता कारक, नहीं कर्ता नहीं रहेगा, कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष कारक, ठीक है। फिर आएगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान, आपादान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध और अधिकरण, ठीक है। तो ये आपके 6 भेद हो जाते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। ओके, अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय में उत्तर पद क्या रहता है, प्रधान होता है, और पहला पद इसमें क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, दूसरा पद क्या रहेगा इधर पर,
आपका विशेष्य होता है, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पर एक पद है, दूसरा पद यहाँ है, तो पहला वाला यहाँ पर विशेषण होता है और ये वाला आपका विशेष्य होता है। विशेष्य को ही हम संज्ञा कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कमल। तो आंखें कैसी हैं, कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण आता है, नीलकंठ। अगर आपके एग्जाम्पल में अगर दिया हुआ है कि उसका गला नीलकंठ है, ठीक है, उसका गर्दन उसकी गर्दन नीलकंठ है। ठीक है, तो वहां पर कर्मधारय हुआ, गर्दन कैसी है, नीली। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सोमवार के दिन नीलकंठ की पूजा करनी चाहिए, तो नीलकंठ अर्थात कौन, शिव भगवान। ठीक है, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है आप सभी को। लेकिन अगर कहूं कि उसका कंठ नील है, नीला कंठ है उसका, तो उसका कंठ कैसा है, कंठ कैसा है, नीला है, तब यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अधमरा, आधा मरा हुआ, ठीक है, अर्थात मरे के समान, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, है ना, चंद्र के समान मुख, तब यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में पहला पद, इसमें भी दो पद रहते हैं, लेकिन जो पहला वाला पद रहेगा ना, वो संख्यावाची रहेगा, संख्यावाची रहेगा, नंबर्स रहेंगे, जैसे कि चौराहा, त्रिकोण, तिराहा। ठीक है, फिर दोपहर, चतुर्वेद, पंचवटी। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आ जाए ना, स्टार्टिंग में नंबर्स आ जाए, तो समझ लेने का कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द्विगु समास है। संख्या आ जाए, 1 से लेके 10 तक के बीच में आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर संख्यावाची है, संख्या है, तो मतलब कि द्विगु समास है। तो पहला पद यहाँ पर क्या रहता है, पहला पद यहाँ पर क्या है बताइए, संख्यावाचक है। अगला देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब ही होता है इक्वल। ठीक है, दोनों समान, दोनों पक्ष समान रहते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों समान रहेंगे, तो दोनों शब्द प्रधान रहते हैं, इक्वल रहते हैं, समान होते हैं। विग्रह जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल रहेंगे या फिर विलोम रहेंगे। ठीक है, तो जब आप उसको विग्रह करोगे तो और या एवं आता है। ठीक है, जैसे कि पाप और पुण्य, पाप पुण्य, तो ये क्या है, पाप का विलोम पुण्य है, इसको कैसे लिखेंगे, पाप और पुण्य। इसके बीच में ये कौन सा साइन है, ये वाला साइन रहेगा इसके बीच में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास। क्लियर है इतना सभी को, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका जैसे एग्जाम्पल है सुख दुख। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, सुख दुख, तो सुख और दुख में क्या हो जाएगा, सुख और दुख, यहाँ पर और का और छिपा हुआ है। ठीक है, और ये जो साइन होती है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, या तो और या एवं आएगा और उसके साथ में योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो जब ये वाली साइन आ जाए ना, तब समझ लीजिए आप कि क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, पाप पुण्य, सुख दुख, माता पिता, गुण दोस्त, भाई बहन। ठीक है, राम रहीम, गोरा काला, तो ये विलोम आ रहे हैं ना, और इसके बीच में कौन सा वाचक शब्द छुपा हुआ है, विग्रह करने पर और। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाओ देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना, ना तो पहला पद इंपॉर्टेंट होता है, ना दूसरा पद इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि दोनों जब मिलते हैं
तो किसी अन्य पद की और अन्य पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास रहता है। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज है, तो चार है भुजाएं जिसकी, ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण। तो पहला पद 10 और आनंद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, रावण की विशेषता बता रहे हैं। फिर पंकज, पंख में पैदा हो उसको क्या बोलते हैं, कमल। धनंजय अर्थात किसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। चंद्रशेखर किसे बोलते हैं, शंख को, शंकर जी को, जिनके चंद्र है शिखर पर, जिसके चंद्र उनके सिर पर रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति में कौन सा समास होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तत्पुरुष। तो इसका विग्रह क्या हो जाता है, राष्ट्र के पति कौन है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, तो ये हो गया हमारे तत्पुरुष। अब देखिए, अब नील कमल कहीं नहीं मिलते, तो नील कमल इसमें कौन सा समास है, कमल, और कमल कैसा है, नीला, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्मधार। उसके बाद राम ने दशानन का वध किया, तो दशानन है यहाँ पर, तो दशानन, तो दशानन किसके लिए, 10 है, आनंद जिसके 10 है, मुख जिसके, उसका राम ने वध किया, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें, अब इसमें कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि ये पहला वाला पद क्या है, अव्यय है, या फिर उपसर्ग बोलिए, उपसर्ग है, ठीक है। हमें देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, अब इसमें देश सेवा में कौन सा समास है, इसका विग्रह करके देखिए, नहीं आ रहा है, विग्रह करिए, देश के लिए सेवा, तो देश के लिए सेवा, तो के लिए संबंध, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का के की, तो देश के लिए सेवा, ठीक है। तो देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, तो देश की सेवा, सॉरी, देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। फिर नेक्स्ट है तिलौलिया गांव में काठ की पुतलियों के खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो काठ की पुतलियों, इसमें कौन सा समास आएगा, अब की आ गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कठपुतली, है ना, कठपुतली हो गया। तो कठपुतली के खेल द्वारा, तो काठ की पुतलियों के द्वारा, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, की है ना, संबंध तत्पुरुष। ओके, ईश्वर भक्ति से परमानंद की प्राप्ति होती है, तो इसमें कौन सा समास है, परम आनंद, तो आनंद कैसा है, आनंद कैसा है, परम है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। फिर नवग्रह, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास, पहला शब्द क्या आ गया आपका, नौ आ गया, ठीक है, नंबर आ गए, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। गुणहीन, गुणहीन में कौन सा समास है, गुणों से हीन, ठीक है, अगर आप इसका विग्रह करते हो तो ये हो जाता है गुणों से हीन, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, गुण से हीन, तो ये आपका तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे कि आप बोलो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अलग हो रहा है तो कौन सा है, तो अगर मैं बोलूं पेड़ से फल गिरा, तो वो अलग हो गया ना, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, आपादान तत्पुरुष,
मतलब उससे अलग हो रहा है, गुण से हीन है, गुण उसमें नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। फिर चतुर्भुज, भुज, तो चतुर्भुज में चतुर है पहला, है ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। चतुर्भुज, ओके। चार है भुजाएं जिसकी, सॉरी, चार है भुजाएं जिसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? चार है, इसका अगर विग्रह करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि चार है भुजाएं जिसकी, सॉरी, चार है भुजाएं जिसकी, तो किसे कहते हैं हम? विष्णु भगवान को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। तो यहाँ पे द्विगु नहीं, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, अच्छा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है शक्ति के अनुसार। यथा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो शक्ति के पहले लगा है तो इसका अर्थ हो जाता है अनुसार, अर्थात शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब देखिए किस शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास यहाँ पर किधर है? द्विगु मतलब क्या होता है? जहां पहला शब्द नंबर हो। तो देखो यहाँ पे सप्ताह, तो यहाँ पर आपका द्विगु द्विगु समास है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो वो होता है कर्मधारय। चौराहा में कौन सा समास है? चार, ठीक है, चौराहा क्या हो गया यहाँ पर? चार हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन, तीन, ठीक है, तीन है लोचन जिसके, तीन है आंखें जिसके, अर्थात बहुव्रीहि, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा शिव जी। ठीक है, फिर वन गमन, वन गमन में कौन सा समास है? वन को गया हुआ, ठीक है, वन को गया हुआ, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो देव और असुर, है ना, ऐसे हो गया। अब इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ओके, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है? गृहागत, गृह को गया हुआ, गृहागत, तब गृह को आया हुआ। फिर आचार कुशल, जिसके जो व्यवहार है वो अच्छे व्यवहार वाला, ठीक है। प्रतिदिन, कुमारी, कुमारी में तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होता है आपका प्रतिदिन। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, मृग नैनी। मृग नैनी में कौन सा समास है? मृग नैनी मतलब कि जिसकी आंखें कैसी है? मृग के जैसी आंखों वाली, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाए। फिर देखो पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, तो पहला पांच, 5 नंबर आ गया ये, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। फिर पाप पुण्य, इसके बीच में ये वाला चिन्ह आ गया, इधर चिन्ह आ गया, और पाप और पुण्य, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। उसके बाद देखिए त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रि, या पहला वाला त्रि है मतलब तीन, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। फिर गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा? वो भी
आपका हो जाएगा गगन को चूमने वाला, मतलब कि कर्म कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर देखो युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होता है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है। उसके बाद उसके बाद नील कमल में कौन सा समास है। ओके, तो नील कमल में कौन सा समास होता है, नील कमल में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय। कमल कैसा कमल है, नील कमल। ओके, अब कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान, कन्या का दान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर, तो ईश्वर, यहाँ पर क्या हो गया परम। पहले इसको आप लोग विग्रह कर लिया करो, विग्रह करोगे ना तब आपको आंसर आसानी से मिलेगा। तो ईश्वर, लेकिन ईश्वर कैसा है, परम है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाता है। फिर देखो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, द्वंद्व, जहां पर दोनों पार्टी इक्वल है, दोनों में बराबर की टक्कर है, तो रुपया पैसा। ठीक है। फिर 30 एकाग्र चित्त में कौन सा समास है, एकाग्र चित्त में कौन सा समास होता है, चित्त यानी कि मन, तो ये क्या है, संज्ञा है। और एकाग्र, एकाग्र मतलब कि क्या हो गया, एकाग्र आपका हो जाता है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो गया।